प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे मौके पे हो रहा है जब लॉकडाउन फेज 3 इसी हफ्ते खत्म होने जा रहा है। ऐसे में संबोधन में किन किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है, जानते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री का जो संबोधन है सभी को इसी का इंतजार रहेगा आज, लेकिन क्या कुछ खास निकल सकता है? क्या क्या उम्मीदें हमें लगाकर बैठना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब लॉकडाउन फेज 3 की मियाद बिल्कुल नजदीक आ रही है और दूसरी तरफ हर तबके से यह आवाज आ रही है कि अब हमें अपने कारोबार को शुरू करने के लिए सरकार से कुछ मदद की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों नजरिए से प्रधानमंत्री के संबोधन में आपको कुछ न कुछ संकेत देखने को मिलेंगे और खासतौर से प्रधानमंत्री इस बात पर ज्यादा जोर दे सकते हैं अपने संबोधन में कि आने वाले दिनों में आपको कोरोना वायरस के साथ जीना होगा, लॉकडाउन भले ही खत्म क्यों न हो जाए। जब तक कि वैक्सीन नहीं बन जाता कोरोना वायरस का, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यह अपील प्रधानमंत्री इसलिए करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि उनकी अपील का असर काफी ज्यादा जमीन पर होता है, जैसा कि पिछले 2-3 मौके पे हमने देख लिया है, चाहे दिया जलाने की बात हो या थाली बजाने की बात हो। तो एक तो अपील यहां से आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा कि अब तक सरकार किन किन मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है और आगे लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है, इसका एक खाका प्रधानमंत्री अपने संबोधन में पेश कर सकते हैं। और इससे ज्यादा जो अब सबकी निगाहें टिकी है वो ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है। तो ऐसे संकेत मिल रहे, समझा जा रहा है कि शायद आर्थिक मोर्चे पर सरकार की रणनीति का एक मोटा मसौदा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बता सकते हैं, फिर आगे चल के उसकी डिटेलिंग वित्त मंत्री की तरफ से की जा सकती है। लेकिन ये सब संभावनाएं हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से ना तो ऐसा कुछ कहा गया है, क्या वो बोलने वाले हैं, ना तो इसकी औपचारिक जानकारी दी गई है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। तो आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या हमें लॉकडाउन का एग्जिट प्लान मिलेगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आज से देश में स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है और दिल्ली से बिलासपुर के लिए पहली स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। हावड़ा से दिल्ली के लिए भी ट्रेन रवाना हो चुकी हैं। ट्रेनों पर पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपाली नंदा जुड़ गई हैं। दीपाली, कौन कौन सी ट्रेनें आज चलेंगी? यात्रियों को यात्रा के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा, बताएं। देखिए, पहली जो स्पेशल ट्रेन है नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना हो चुकी है और अब कुछ ही देर में नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेन रवाना होने जा रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा एक और रेलगाड़ी है जो कि नई दिल्ली से ही रवाना होगी रात को 9:15 बजे बैंगलोर के लिए। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये 3 ट्रेनें और इसके अलावा 5 और ट्रेनें हैं जो अलग अलग शहरों से चलाई जा रही हैं। कुल 8 ट्रेनें हैं जिन्हें आज चलाया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई है कि ये जो 3 ट्रेनें हैं जिनका जिक्र मैंने किया जो दिल्ली से चल रही हैं, उनमें 3400 से ज्यादा पैसेंजर यात्रा करने वाले हैं। और आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जितने भी यात्री अलग अलग शहर जा रहे हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन वहां की राज्य सरकारों के साथ शेयर की जा चुकी है। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो जो लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं अलग अलग शहरों के लिए, उसके लिए भी दिल्ली सरकार ने एसओपी जारी कर दिया है, जिसमें मुख्य बात यह कही गई है कि जो एसिम्प्टोमेटिक यात्री हैं सिर्फ वही अपने घर जा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी यात्री स्क्रीनिंग के दौरान सिम्प्टोमेटिक पाया जाता है तो उसका कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसे सीधा क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा 14 दिन के लिए। अगर हम नियमों की बात करें जिसे हर एक यात्री को पालन करना जरूरी है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे स्टेशन पर 90 मिनट पहले पहुंचना है ताकि थर्मल स्क्रीनिंग समेत दूसरी जो औपचारिकता है उसको पूरा किया जा सके। पूरे सफर के दौरान मास्क पहनकर रहना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग इसका पालन करना बेहद जरूरी है, चाहे आप एंट्री पे लाइन में खड़े हो या फिर ट्रेन के अंदर। एक और अहम बात है जो रेलवे की तरफ से आज कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप हर एक के मोबाइल में होना अनिवार्य है। अगर कोई यात्री आरोग्य सेतु ऐप के हिसाब से फिट नहीं पाया जाता है तो वो यात्रा नहीं कर सकेगा। आखिर में एक बात और बताना चाहूंगी कि जो भी यात्री अपने अपने शहर पहुंच रहे हैं, गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां की जो यूनियन टेरिटरी है या फिर राज्य सरकार का जो हेल्थ प्रोटोकॉल है वो हर यात्री के लिए पालन करना अनिवार्य रखा गया है।
ऑलराइट दीपाली, यहाँ पर आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा या आगे बढ़ेगा, इसको लेकर क्या रणनीति होगी, इन सब बातों पर प्रधानमंत्री क्या ऐलान करते हैं, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना अपडेट लेते हैं अब। दीपाली, सबसे पहले आपके पास आते हैं। मुंबई से विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। अब दीपाली बताएं, ताजा आंकड़े यहाँ पर क्या कहते हैं, कितने बड़े हैं पूरे मामले? देखिए, अगर देश भर में पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए कविता, तो ये 71,000 के पास पहुंचने वाला है। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज देश भर में सामने आए हैं। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति काफी चिंताजनक है। 7,000 के करीब यहाँ पर संख्या पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे में 400 से ज्यादा नए पेशेंट सामने आए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि राज्यों के साथ मिलकर किस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी पर काम किया जाए। इसी के मद्देनजर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद ये अहम जानकारी दी कि अगर अभी भी जो एनालिसिस किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके मुताबिक रिकवरी रेट में इंप्रूवमेंट तो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर, वो देश में सबसे कम है। अगर हम ग्लोबली देखें तो ये 7 से 7.5% है, लेकिन अगर अपने देश की बात की जाए तो ये 3 से लेकर 3.2% के बीच है। अगर हम राजधानी दिल्ली का आपको एक और अपडेट देना चाहें तो वो ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से सुझाव मांगा है कि क्या लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाए या नहीं, मेट्रो चलाई जाए, बस सेवा चलाई जाए। इस पर तमाम जो सजेशन है वो दिल्ली वालों से मांगे गए हैं। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए दिल्ली के नागरिक मुख्यमंत्री तक अपना सुझाव पहुंचा सकते हैं कल शाम 5 बजे तक। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं जहाँ पर काफी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। विवेक, न सिर्फ यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि सरकार ने यहाँ पर काफी सारे ऐलान भी किए हैं, खासतौर से शराब की होम डिलीवरी करने को लेकर और कैदियों को पैरोल पे छोड़ने को लेकर भी। क्या है तमाम डिटेल्स, बताएं। कविता, देखिए, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब सरकार दूसरी तरफ भी सोच रही है कि आखिरकार इस पर ढिलाई कैसे बढ़ती जाए, लोगों को जो रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए। तो उसको लेकर महाराष्ट्र ने कई बड़े फैसले लिए। जो पहला बड़ा फैसला ये है कि पूरे महाराष्ट्र में लगभग 35,000 कैदी हैं जो अलग अलग जेलों में बंद है। हमने कुछ दिन पहले आपको खबर बताई थी कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में तकरीबन 185 लोग जो आरोपी वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो उसके मद्देनजर रखते हुए अब जितने भी महाराष्ट्र में बड़े जिले, चाहे पुणे येरवडा जेल की बात करें, ठाणे जेल की बात करें, नागपुर सेंट्रल जेल की बात करें या फिर नवी मुंबई के तलोजा जेल की बात करें, कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में 35,000 कैदी हैं जो अलग अलग जो क्राइम में बंद हैं। अब उस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जिन कैदियों की सजा 7 साल से कम की है, यानी कि जो कैदी ऑलरेडी कन्विक्टेड हो चुके हैं लेकिन उनकी सजा 7 साल से कम की है, उन्हें अब पैरोल पे छोड़ दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 35,000 में से लगभग 17,000 ऐसे कैदी हैं जिन्हें अब पैरोल पे छोड़ दिया जाएगा। और अनिल देशमुख जो राज्य के गृह मंत्री, उन्होंने ये स्टेप इसलिए उठाया है कि जिस तरीके से अलग अलग जेलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, उससे अफेक्टेड जो कैदी जेल में बंद है वो लोग उसकी चपेट में ना आए। तो एक महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला है कि 35,000 में से 17,000 जो कैदी है वो पैरोल पे जल्द से जल्द छोड़ दिए जाएंगे और कोर्ट की प्रोसीजर और जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन है उससे पूरी तरह करने की कोशिश की जा रही है ताकि 17,000 कैदी आसानी से जेल में बाहर निकल सके और पैरोल पे ये छूटेंगे और उसके बाद वापस जेल में उन्हें आना पड़ेगा। यानी पैरोल की जो समय सीमा होती है वो 14 दिन की होती है। अगर फर्लो पे अगर वो एक्सटेंशन होती है तो 14 दिन और, यानी कुल 28 दिन तक वो बाहर रह सकते हैं। दूसरा बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है कि इसने लगभग 50 दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा घटता जा रहा था। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने फैसले लिया है कि जो लिकर शॉप है, शराब की दुकानें, वो अब होम डिलीवरी के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी, लेकिन उसमें बाकायदा उसमें शर्त रखी गई है कि किन शर्तों के तहत होम डिलीवरी में रखी जाएंगी। यानी कि अगर होम डिलीवरी होगा तो बाकायदा उसके जो कस्टमर्स होंगे वो अपना नाम, डिटेल, घर का एड्रेस पूरा देंगे और उनकी सोसाइटी के बाहर वो डिलीवरी होगी, ना कि सीधे घर पर। सोसाइटी से जो सिक्योरिटी गार्ड है या फिर दूसरे उनके जो बंदे हैं वो खुद नीचे घर पे आएंगे, सोसाइटी के बाहर अपना लिकर
लेकर वो ले सकते हैं। तो ये दो बड़े फैसले आज महाराष्ट्र सरकार ने लिए हैं और इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं कोविड को जो कोरोना वायरस के नंबर है लगातार बढ़ते आ रहे हैं उससे कंट्रोल के साथ साथ रेवेन्यू का भी सोच रही कि किस तरह से जो रेवेन्यू जनरेट किया जाए। कोई कविता आपको बताना चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में लिकर का जो रेवेन्यू है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपया सालाना रेवेन्यू है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान के एक ऐसा राज्य है जहां पर लिकर की वजह से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। 20,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू आता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लॉकडाउन में पूरी तरह से राज्य बंद था और जो भी सप्लाई थी लिकर की सप्लाई थी, जो दूसरी सप्लाई थी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं स्टेट रेवेन्यू को भी काफी बड़ा झटका लगा था। तो अब धीरे धीरे राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि रेवेन्यू को भी एक अहम पॉइंट माना जाए और रेवेन्यू को भी किसी तरह इकट्ठा किया जाए। इसी वजह से लिकर शॉप होम डिलीवरी का फैसला लिया गया है। लेकिन नंबर की बात करें तो नंबर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं और सिर्फ मुंबई में 13,000 के ऊपर ही मामला जा चुका है। कविता, शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट के लिए। दीपाली, आप हमारे साथ बने रहे हैं, आगे और भी आपसे डिटेल में खबरें बात करनी है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स पेयर्स को और वक्त मिल सकता है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए ऐसे ही कुछ कदम उठाने पर विचार भी कर रही है, लेकिन क्या कुछ कदम ये हो सकते हैं, समझते हैं एक बार फिर से लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, टैक्स के मोर्चे पर किस तरह की राहत मिलने की संभावना है? देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 मोर्चे पर राहत मिल सकती है। पहला तो ये कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख है उसको सरकार बढ़ा सकती है। अभी 31 जुलाई जो है आखिरी तारीख है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। इसको बढ़ाने की पीछे असली वजह यह है कि अभी जिस तरीके से लॉकडाउन हो, उसके बाद लॉकडाउन खुलेगा, TDS जमा होगा, फॉर्म 16 आएगा, उसकी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, तो उसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए। इस वजह से सरकार इसको इस समय सीमा को बढ़ा सकती है। दूसरा, जितने भी टैक्स ऑडिट होते हैं उस टैक्स ऑडिट की भी तारीख होती है 31 अक्टूबर, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। और तीसरा कि अगर आपके पास टैक्स विवाद है तो आपको टैक्स विवाद सुलझाने के लिए और अतिरिक्त समय मिल सकता है। और विवाद से विश्वास स्कीम जो है, जो बगैर कोई एडिशनल चार्ज दिए हुए इस स्कीम की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है, तो उसको आगे भी सरकार बढ़ा सकती है। तो हालांकि अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुझे सूत्र बता रहे हैं कि गंभीरता सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। शुक्रिया। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी, लेकिन आखिरी घंटों में बाजार ने रिकवरी का रुख किया। निफ्टी 9,200 के बेहद करीब जाके बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें, आज निचले स्तरों से अच्छा सुधार यहां भी आते हुए देखा और आज के कारोबार में खासतौर से वेदांता, NTPC, ITC और पावर ग्रिड के शेयरों में अच्छी खरीदारी हमने देखी। वहीं गेल, एशियन पेंट, सिप्ला और कोटक बैंक जैसी कंपनियों के शेयर गिरावट में बंद हुए। मार्च में IIP यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आंकड़े जारी हो गए हैं, जो काफी कमजोर आए हैं। मार्च में IIP -16.7% रही है, जबकि फरवरी में ये 4.5% पर थी। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.2% से घटकर -20.6% पर आ गई है। तो वहीं माइनिंग ग्रोथ भी 10% से घटकर एकदम फ्लैट रही है। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बता दें कि IIP के नंबर्स आते हुए जो कि काफ़ी निराश करने वाले हैं और यहाँ पर कमज़ोरी जो है लगातार इन सेक्टर्स में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर से अगर हम आपको एक बार फिर से नंबर्स बताएं तो -16.7% पर IIP ग्रोथ रही है। फरवरी में 4.5% के आसपास थी। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में यहाँ पर 3.2% से गिरावट होकर अब -20.6% में ये आंकड़ा आता हुआ हम देख रहे हैं। माइनिंग ग्रोथ जो है वो लगभग फ्लैट रही है और 10% से घटकर अब ये लगभग 0% पे पहुंच गई है। और कैपिटल गुड्स -9.7% से घटकर -35.6% पर पहुंच गई है। पिछले महीने -9.7% पर थी और वहां से कमी जो है -35.6% पे आ गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आंकड़े जो हैं वो गिरावट की ओर ही इशारा कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी खबरें हैं, बने रहें।
से पहले देश में धड़ल्ले से मोबाइल बिक रहे थे, कारों की बिक्री भी धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन लॉकडाउन ने हर चीज पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन कंपनियां अपनी सेल बढ़ाने के लिए अब नई स्ट्रैटेजीज के साथ तैयार हैं। नए लॉन्चेस से लोगों को लुभाने की कोशिश होगी तो सेल और डिलीवरी के तरीके पूरी तरह से बदले जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको लुभाने के लिए ढेर सारे ऑफर्स भी तैयार हो रहे हैं। तो आइए इन तैयारियों का जायजा लेते हैं। तमाम डिटेल्स के साथ सहयोगी दीपाली नंदा, रोहन सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पहले हम बात करेंगे कारों की। तो रोहन, ये बताएं कि कार बाजार को गरमाने के लिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जी, जिस वक्त लॉकडाउन इंपोज किया गया था, ये वो वक्त था जब अधिकतर कंपनियां BS6 की तरफ माइग्रेट करने की तैयारी कर रही थी और इसलिए कई सारे लॉन्चेस पाइपलाइन में थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। अब जबकि लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी रियायतें दी जा रही हैं, कंपनियां दोबारा से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है। मारुति की अगर बात करें, इंतजार है S-Cross के नए वर्जन का, BS6 कंप्लायंट वर्जन का, जो कि लॉकडाउन के बाद कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। होंडा की अगर हम बात करें, होंडा सिटी का जो नया 8th जनरेशन वर्जन है वो पूरी दुनिया में लॉन्च हो चुका है। भारत में उसे अप्रैल में लॉन्च होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब लॉकडाउन के बाद उसे हम उम्मीद करेंगे कि उसको लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह जैज का नया वर्जन है, जिसमें इंजन के अलावा एक्सटीरियर भी कई सारे बदलाव किए गए हैं, उसे भी लाने की तैयारी की जा रही है। Hyundai का i20 का नया वर्जन और Hyundai का ही जो Tucson है उसका जो नया वर्जन है वो भी अप्रैल में आने वाला था, लेकिन अब वो लॉकडाउन के बाद लॉन्च होगा। MG हेक्टर प्लस, हमने देखा था कि काफी जो ऑटो एक्सपो है उसमें इसकी काफी चर्चा हुई थी। अब ये 6 सीटर 7 सीटर वर्जन है हेक्टर का, उसे अब लॉकडाउन के बाद लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी। और रीनो का जो ट्राइबर है वो लॉकडाउन के तुरंत बाद जो तीसरा चरण है उसके बाद 18 मई को वो लॉन्च हो रहा है। तो कंपनियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि गाड़ियों को बाजार में जल्द से जल्द लाने की, और इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना के रखा है। सभी कंपनियों ने ऐसे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के रखे हुए हैं जहां से आप खरीद सकते हैं। मसलन महिंद्रा की अगर हम बात करें, उनका ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मारुति भी डोर स्टेप डिलीवरी कर रही है, गाड़ियों को सैनिटाइज करके आपके घर पर देने की तैयारी कर रही है। होंडा फ्रॉम होम, ये होंडा की तरफ से है जहां पे आप गाड़ियों की खरीद कर सकते हैं। Hyundai का है क्लिक टू बाय, यानी कि आप वहां पे ऑनलाइन जाके आपको पूरी तरह से डिजिटल तरीके से आप इसे खरीद सकते हैं। और साथ ही टाटा मोटर्स का क्लिक टू ड्राइव, ये सारे प्लेटफॉर्म बनाए हैं इन कंपनियों ने। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से, डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से गाड़ियों की जो बिक्री है वो तेज हो सकती है। बिल्कुल, तो कार बाजार में तो ये इनोवेशन होने की उम्मीद है। लेकिन दीपाली, आपके पास आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग नया मोबाइल खरीदने का प्लान बना रहे होंगे। तो दीपाली, मोबाइल मार्केट में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्या लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा या यहां पर भी कुछ इनोवेशन के साथ स्ट्रैटेजीज आ रही हैं? देखिए, अगर पूरे लॉकडाउन की बात करें तो जब पहली बार लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया था, तब मोबाइल कंपनियों ने जितने भी उनके ऑफलाइन प्रमोशन लॉन्चेस थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया। इंतजार था कि शायद कुछ दिन बाद ये लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन दूसरी बार और लगातार तीसरी बार इसमें एक्सटेंशन किया गया। तो इसी बीच जो वीवो, रियलमी, शियोमी जैसी मोबाइल कंपनियां हैं, उन्होंने डिजिटल लॉन्च का सहारा लिया। और अब तक अगर हम डिजिटल लॉन्च की बात करें तो रियलमी, वीवो और शियोमी अपने लेटेस्ट हैंडसेट डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च कर चुके हैं। अगर हम नार्जो 10 की बात करें या नार्जो 10A की बात करें, जो कि रियलमी के फ्लैगशिप डिवाइस है, उन्हें लॉन्च किया जा चुका है। और आज ही वीवो की तरफ से V19 Pro को भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस वक्त जितनी भी कंपनियां हैं वो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रही है कि जब लॉकडाउन के बाद जो सिनेरियो होगा मार्केट का, तो उसमें किस तरह से ग्राहकों को अपनी ओर खींचा जाए। और इसके लिए कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स लेकर ये मोबाइल कंपनियां आ सकती हैं बाजार में। हमें जो जानकारी मिल रही है, फोकस रहेगा एक्सचेंज ऑफर्स के साथ साथ बायबैक का ऑप्शन दिया जाए, कैशबैक का ऑफर दिया जाए और साथ ही साथ फ्री इंश्योरेंस के जरिए ग्राहकों को लुभाया जाए। जानकारों की माने तो लॉकडाउन से पहले इन कंपनियों को यह अनुमान था कि पिछले साल के मुकाबले इनकी जो सेल है 2020 में 6 से 7% बढ़ेगी, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनियों की बिक्री 3 से 4% घट जाएगी। ऐसे में हर एक मोबाइल कंपनी
कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि किस तरह से वो अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को ग्राहकों तक पहुंचाए, और इस लिहाज से कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट की पूरी स्ट्रैटेजी मोबाइल कंपनियों की तरफ से तैयार की जा रही है। ऑलराइट, तो कार बाजार हो या फ़ोन मार्केट हो, यहाँ पर जल्द ही हम इनोवेशंस के साथ लोगों को लुभाने के लिए, खरीदारों को लुभाने के लिए नई स्ट्रैटेजीज आते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम डिटेल्स के लिए। तो एक तरफ देश में नए मोबाइल बेचने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से करीब 2.5 करोड़ मोबाइल ठीक होने का रास्ता देख रहे हैं। लॉकडाउन में सर्विस सेंटर बंद होने की वजह से खराब मोबाइल ठीक नहीं हो पा रहे हैं और मई के आखिर तक इनकी तादाद करीब 4 करोड़ तक पहुंच सकती है। मोबाइल खराब होने के चलते बहुत से ऐसे लोग ज्यादा परेशान हैं जो जरूरी सेवाओं में काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए, कितनी गंभीर है ये समस्या, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इंडियन सेल्यूलर और मोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका पंकज जी CNBC आवाज पर। तो फिलहाल जो समस्या की हम बात कर रहे हैं, मोबाइल खरीदने की बात हो या रिपेयर करने की बात हो, खासतौर से ये कितनी गंभीर है? शुक्रिया कविता जी। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। जो पहला और दूसरा लॉकडाउन था उसमें तो सारा कंट्री बिल्कुल लॉकडाउन था, तो ये बहुत एसेंशियल मालूम है। आज अगर आप किसी से एक डिपस्टिक करें कि क्या क्या एसेंशियल माना जाता है, तो मोबाइल को नंबर 1 लोग कहेंगे, ओवर एंड अबव इवन एग्स एंड मिल्क एंड ग्रेन्स ऑल्सो। 1 मई के बाद थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है, जो कि ग्रीन और ऑरेंज जोन्स का कारोबार फिर से शुरू हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत। बट जो रेड जोन्स, जो कि मेन मार्केट्स हैं जो इंडिया की, जो 80% वैल्यू रेड जोन्स में मार्केट है, वहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन ज्यादातर बंद है। ऑनलाइन बिल्कुल बंद है और ऑफलाइन ना मात्र 2 या 4% जो नेबरहुड दुकानें हैं वो कहीं कहीं खुली हैं सिर्फ, और रिपेयर जो है वो लार्जली बंद है सब। तो इससे बहुत बड़ा एक घातक इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्री पे और खासकर कंज्यूमर्स पे, जिनके पास तो एक्स्ट्रा मोबाइल हैं या जिनके एक स्पेयर मोबाइल था वो तो उन्होंने उसको यूज करना शुरू कर दिया, पर कईयों का डेटा रह गया है। और ये कविता जी ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि करीब 850 मिलियन यानी कि 85-90 करोड़ मोबाइल इंडिया में वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, मोबाइल की अगर लाइफ अब आप 3 साल लगाएं तो 1 महीने में ही इतना नंबर मोबाइल का है जो एंड ऑफ लाइफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गया। और दूसरा जो इशू है वो है कि बहुत सारे जो मोबाइल पे जो यूसेज है वो बहुत ट्रेमेंडसली अप हो गई है। 30% से लेके 100% यूसेज जो है लोगों ने और बढ़ा दी है। उसका बहुत ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है, जो एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सेविंग फैक्टर है कि लोग बाहर कम गए तो लोगों का मोबाइल खोया कम, गिरा कम, घर में लोग रहे हैं, तो वो चीज बैलेंस होगी। बट ये नेचुरल एट्रिशन रेट है जो जिससे कि 2.5 करोड़ मोबाइल और अब ये 4 करोड़ मोबाइल तक पहुंचने वाले हैं। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की परेशानियां भी इसके चलते बढ़ रही हैं। मोबाइल ख़राब है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है और जो आंकड़े दिखा रहे हैं बता रहे हैं मई तक जो है, मई के अंत तक ये आंकड़ा 4 करोड़ तक पहुँच जाएगा। शुक्रिया पंकज जी हमसे जुड़कर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए और हमें ज़मीनी हकीकत बताने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट से प्रॉफिट कमाने के तरीके जानने हो या अनिश्चित समय में एक्सपर्ट्स की राय जाननी हो, निवेश के हर तौर तरीके समझने के लिए आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन के दर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं मनी कंट्रोल प्रो। अब तक मनी कंट्रोल प्रो ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। मनी कंट्रोल प्रो पर आपको मिलेगी मार्केट की पूरी जानकारी और हर छोटी बड़ी रिसर्च। सब्सक्राइब करें सिर्फ ₹1 प्रतिदिन के दर पर मनी कंट्रोल प्रो को, और ये ऑफर सिर्फ 14 मई 2020 तक के लिए उपलब्ध है। और इसके साथ ही आप प्रो 365 कूपन कोड का उपयोग करके ₹20,000 के एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी पा सकते हैं।